नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले लेक्चर में हमने मौर्य काल के बारे में पढ़ा था कि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक जैसे बड़े बड़े महान शासक हुए। लेकिन अशोक के बाद में जो शासक थे वो बड़े कमजोर शासक हुए। ऐसे ही एक कमजोर शासक थे बृहद्रथ, जिसकी की उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और एक कौन से वंश की स्थापना की? शुंग वंश की। कब की? 184 ईसा पूर्व। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था और उस अश्वमेध यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ क्या यज्ञ है? अश्व एक घोड़ा छोड़ते थे और वो घोड़ा जहां तक जाता था कहते थे कि ये मेरा क्षेत्र है, जैसा कि आपने रामायण में देखा होगा। तो अश्वमेध यज्ञ में जो इनके पुरोहित थे वो वही है जिनकी आपकी तस्वीर दिख रही है स्क्रीन पर, महर्षि पतंजलि, जो कि योग सूत्र, योगा जिसे हम आजकल कहते हैं, तो योग सूत्र के रचयिता और व्याकरण के भी बड़े विद्वान थे। तो हमें ध्यान रखना है पतंजलि किसके समय में हुए थे? तो शुंग वंश में के दौरान हुए थे। वंश या आंध्र सातवाहन वंश। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं, महाजनपद काल हो या मौर्य काल हो या शुंग वंश हो, सभी उत्तर भारत के राजवंश पढ़े हैं। लेकिन आप इस नक्शे को देखिए, ये दक्षिण भारत में है, यानी कि विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है। आप देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी ये इधर है, तो बंगाल की खाड़ी में महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चार प्रमुख नदियां गिरती है। तो गोदावरी और कृष्णा, इनके बीच का इलाका वर्तमान में ये आंध्र प्रदेश में आता है। तो जो आंध्र या सातवाहन वंश यहाँ पर आया था, उसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये कहां पर था? गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी में। इसकी राजधानी, ये देखिए आप नक्शा में जो एक स्टार बना है ना, प्रतिष्ठान या पैठन इसकी राजधानी थी। यहाँ जो सबसे खास बात जो अभी अक्सर घूमे, ब्राह्मणों को भूमिदान देना। भूमिदान क्या हुआ कि राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि दी, तो जिनको दान दी गई, उन्होंने उस भूमि पर खेती करवाना शुरू किया। इस परंपरा से क्या हुआ कि आगे राजा अपने सेनापतियों को देने लगे और धीरे धीरे वो सेनापति फिर सामंत के रूप में स्थापित हुए। तो ऐसा कहते हैं कि सामंतवाद की शुरुआत ये आंध्र सातवाहन वंशों ने जो ब्राह्मणों को भूमिदान या अग्रहार देना शुरू किया, इसी से मानी जाती है। इस वंश की खासियत एक और है कि राजाओं के नाम देखिए आप, गौतमी पुत्र शातकर्णी, यानी मां के नाम पे, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी। इस दौरान अश्वमेध यज्ञ यहाँ इन्होंने भी किया। वर्णाश्रम धर्म, वर्ण यानी समाज चार वर्णों में बटा हुआ था। एक वर्ण था ब्राह्मण, जिनका काम था पढ़ना पढ़ाना यज्ञ करना। क्षत्रिय, जिनका काम था रक्षा युद्ध। वैश्य, जिनका काम था व्यापार वाणिज्य। और शूद्र, समाज के बाकी वर्णों की सेवा करना। ऐसे ही माना जाता था कि व्यक्ति का उम्र लगभग 100 साल माना जाता था, और उन 100 सालों में 25 साल ब्रह्मचर्य, 1 से 25 साल जिसमें कि व्यक्ति विद्या अर्जन करता था, पढ़ाई करता था, अपने आप को तैयार करता था गृहस्थ जीवन के लिए। फिर 25 से 50 वो गृहस्थ जीवन विवाह करके और जो दुनियादारी के जितने ड्यूटीज हैं वो करते थे। और फिर 50 से 75 तक वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब है रहना घर में ही है, लेकिन धीरे धीरे वो परमार्थिक लक्ष्यों की तरफ मुड़ जाते थे, दुनियादारी से धीरे धीरे अपना लगाव कम करके और सन्यास की तरफ मुड़ जाते थे। और 75 से 100 साल तक एक सन्यास ले लेते थे। तो ये जो चार आश्रम थे, चारों आश्रम में गृहस्थ सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि चारों आश्रम का भरण पोषण गृहस्थ आश्रम ही करता था। अब आज का हमारा जो सबसे मुख्य बिंदु है वो है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य जितना महत्वपूर्ण उत्तर भारत में मौर्य वंश रहा है, उतना ही महत्वपूर्ण गुप्त वंश भी रहा है। गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, लेकिन जो पहले महत्वपूर्ण शासक थे वो चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए ये सिक्का, देखिए आप, ये चंद्रगुप्त और कुमार देवी इनका सिक्का है।
सोने का सिक्का मिला है। तो चंद्रगुप्त ने लिच्छवी कुमार देवी से विवाह किया था। ये इतना महत्वपूर्ण बात क्यों है? विवाह तो बहुत हुए होंगे। ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि लिच्छवी उस समय एक महत्वपूर्ण गणराज्य था। तो लिच्छवी एक बड़ा अच्छा राज्य था, तो उससे गुप्त नया नया, गुप्त तो नया नया था, तो उससे उनका वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ, तो गुप्त साम्राज्य की स्थिति मजबूत हुई। इसके लिए इन्होंने ये सिक्का भी चलाया। उसके बाद समुद्रगुप्त शासक बने। समुद्रगुप्त के बारे में हमें पता चलता है इनकी इलाहाबाद प्रशस्ति। आपको कुछ याद आ रहा होगा कि हमने कहा था अशोक ने शिलालेख लिखवाए और जहां पर शिलाएं नहीं थी वहां उन्होंने स्तंभ लेख खुदवाए। तो इलाहाबाद में इन्होंने एक स्तंभ लेख अशोक ने लिखा था। उसी, अब स्तंभ लेख तो बहुत लंबा खंबा है, उसमें कुछ जगह पर अशोक ने लिखा, लेकिन नीचे जो खाली जगह थी उस खाली जगह में कुछ जगह पर ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। पहले नाम इलाहाबाद था, आजकल इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, तो उसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी बोलते हैं और प्रयाग प्रशस्ति भी बोलते हैं। ये देखो, ये आपकी स्क्रीन पे आप जूम करके देख सकते हो। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेन ने इस पर समुद्रगुप्त की दिग्विजय यानी दिग यानी दिशाओं की विजय, सारी दिशाओं की जो इन्होंने विजय की थी और एकीकरण की, जो पूरे साम्राज्य को एकीकरण किया था। अगले स्क्रीन में हम देखेंगे कि किस शासक का कितना साम्राज्य रहा है। इस नक्शे को आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि जो बहुत अंदर जो डार्क ब्लू कलर का है वो चंद्रगुप्त प्रथम का है। फिर उसके बाद में जो ये ग्रे कलर का है, ये हमने कहा था कि दिग्विजय और एकीकरण की नीति थी समुद्रगुप्त की। तो समुद्रगुप्त ने ये बड़े लंबे इलाके को जीता था। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने, अब देखो ये कौन सा इलाका जीता? गुजरात और मालवा। ये नक्शा देखने से ही आपको पता चल जाएगा। इसके दौरान की सबसे खास बात है कि एक चीनी यात्री आए थे, फाइयान। चीनी यात्री क्यों आते हैं बच्चों? क्योंकि चीन में बौद्ध धर्म को मानते हैं और भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भारत में। तो उसके बारे में पढ़ने के लिए चीनी यात्री भारत आते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि इनके दौरान एक चीनी यात्री आए थे, फाइयान। मालवा गुजरात की इन्होंने विजय प्राप्त की थी। शकों को इन्होंने हराया था। हमने देखा था प्राचीन भारत में शिक्षा का अच्छा प्रसार था, तो एक नालंदा विश्वविद्यालय ये कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने बनाया था, ये हमें ध्यान रखना है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक सुदर्शन झील बनाई थी जो आपको इस चित्र में दिख रही है। तो उस सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण है वो टूट फूट गई थी इतने सालों में, तो उसका पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था और स्कंदगुप्त ने हूणों को परास्त किया था। ये स्कंदगुप्त के बारे में दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने सारे गुप्त शासकों के बारे में पढ़ा है नालंदा विश्वविद्यालय काल के बारे में। इसकी सबसे खास बात है इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। बच्चों, संस्कृति का अर्थ है जीवन जीने का तरीका। आपको इतिहास में आप आगे पढ़ते जाओगे कि हर युग की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पूछा जाएगा। तो संस्कृति के बारे में आपको तीन बातें ध्यान रखना है। पहला ये कि कलाएं, जितने भी प्रकार की कला है, चित्रकला, धातु कला, मूर्ति कला, वो उस समय के संस्कृति का हिस्सा है। दूसरा, जितना भी साहित्य की रचना हुई है, कौन सी भाषा में हुई है, कौन सा साहित्य की रचना हुई है, ये। और तीसरा, उस समय के धार्मिक विचारों के बारे में। तो तीनों पर हम एक एक करके चर्चा करते हैं। धर्म, गुप्त काल में कौन सा धर्म था बच्चों? अश्वमेध यज्ञ किए जा रहे थे। तो अश्वमेध यज्ञ वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म, आप कुछ भी बोले, एक ही बात है। समय के साथ इनके नामों में परिवर्तन होता रहा। जैन और बौद्ध धर्म भी प्रचलन में थे और इनको पर्याप्त महत्व दिया जाता था। चीनी यात्री फाइयान का आना, और फाइयान ने लिखा भी है कि उस समय बहुत सारे बौद्ध मठ थे। साहित्य, संस्कृत भाषा में बहुत ही समृद्ध साहित्य की रचना हुई। कालिदास महाकवि कहा जाता है इनको। कालिदास ने संस्कृत भाषा में अभिज्ञान शाकुंतलम यानी शकुंतला की पहचान,
ये एक नाटक है राजा दुष्यंत और भरत का। रघुवंशम, भगवान राम और रघुवंश, भगवान राम के पूर्वजों की कहानी है। मेघदूतम, इन्होंने एक मेघदूतम भी लिखा है जिसमें कि बादल, वेग यानी बादल, बादल को दूत बना के वो कहानी है। बच्चों एक ये किताब है विशाख दत्त ने लिखी है, मुद्रा राक्षस। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो कि पहले था, मौर्य वंश, जिन्होंने कौटिल्य के साथ मिलकर किस तरह साम्राज्य की स्थापना की, किस तरह नंद को उखाड़ फेंका, नंद वंश को, उसका वर्णन किया है विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में। अमर सिंह ने एक व्याकरण की किताब लिखी है अमरकोश, और शूद्रक ने लिखी है मृच्छकटिका। अभी तक हमने देखा था सारी किताबों में राजा लोगों की कहानियां है। राजा दुष्यंत की है अभिज्ञान शाकुंतलम, राम जी की है, चंद्रगुप्त मौर्य की है, लेकिन मृच्छकटिकम ऐसी पहली किताब है जो आम आदमी की कहानी है। इसमें कोई राजा की कहानी नहीं है, माटी की खिलौना गाड़ी। मृच्छकटिकम का मतलब है माटी की खिलौना गाड़ी। तो अपना जियो रमतियो बनावा जियो, तो माटी की खिलौना गाड़ी या मृच्छकटिकम है। तो ये एक सामान्य आदमी की कहानी, इसलिए अपने को ध्यान रखना है। और इस दौरान दशमलव प्रणाली का और आविष्कार हुआ। दशमलव प्रणाली क्या है बच्चों? दशमलव प्रणाली है 1 से 10 तक, फिर वापस 11, 12, 13, 14। तो ये अपने को, इसको समझने के लिए आप किसी बच्चे को रोमन आता है तो रोमन में लिखो 35। कैसे लिखोगे? पहले 10 का एक क्रॉस करोगे, फिर 10 का दूसरा क्रॉस करोगे, फिर 10 का तीसरा क्रॉस करोगे, फिर यूं करोगे, फिर यूं करोगे, फिर यूं करोगे। और हिंदी में लिखना ये अपने दशमलव प्रणाली में लिखना बहुत आसान है। तो दशमलव प्रणाली भारत का पूरी दुनिया को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और इस दौरान बड़े बड़े गणितज्ञ हुए थे, आर्यभट्ट, वारामीर, ब्रह्मगुप्त। आपको पता है भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम है? आर्यभट्ट। इन्हीं गणितज्ञ के नाम पे हमने अभी जो पहले उपग्रह छोड़ा उसका नाम आर्यभट्ट रखा है। अब थोड़ी कलाओं की बात करते हैं। मंदिर निर्माण की शुरुआत गुप्त काल में ही हुई थी। तो भूमरा के शिव मंदिर, नचना कुठार के पार्वती मंदिर, ऐसे कई मंदिरों की स्थापना हुई थी। आपको इतना ध्यान रखना है। ये चित्र देखिए सबसे ऊपर, ये अजंता का है। अजंता के जो भित्ति चित्र है, यानी भित्ति यानी दीवार, दीवार पर जो चित्र बनाए गए हैं वो आज भी अद्भुत है, बेहतरीन है। तो अजंता के जो चित्र बताते हैं कि उस दौरान चित्रकला बड़ी समृद्ध थी। और धातु कला, ये जो आपको अशोक, ये चंद्रगुप्त का लोहा स्तंभ दिख रहा है, ये दिल्ली में कुतुब मीनार के पास है। इसकी खासियत ये बच्चों की आज 1500 साल के बाद भी आज इसमें कोई जंग नहीं लगा। इसका मतलब कि उस समय भी धातु कला, धातु की टेक्नोलॉजी बहुत उन्नत रही थी। और बुद्ध की जो ताम्र मूर्ति बनी मिली है, वो ताम्र मूर्ति में जो तांबा है वो बहुत उच्च गुणवत्ता का मिला है। तो ये गुप्त काल में देखिए आप, धर्म के बारे में थोड़ी सी चर्चा की, फिर देखिए कि साहित्य की बहुत ही अद्भुत साहित्य की रचना हुई है, कौन सी भाषा में और कौन सी किताबें। फिर थोड़ा सा आप गणित और ज्योतिष का लिखिएगा, फिर एक एक इन सभी कलाओं पे लिखिएगा। तो ये गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धि, ये सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों। गुप्तकालीन समाज कैसा था? तो हमने पढ़ा था सातवाहन का समाज पढ़ा था, लगभग वैसा ही था। 4 वर्ण, अभी भी 4 वर्ण थे। ब्राह्मणों का काम अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना। क्षत्रिय का रक्षा, युद्ध से संबंधित। वैश्य का व्यापार, वाणिज्य। शूद्रों का इन सब की सेवा करना। जातियां जन्म आधारित होती थी, लेकिन यहाँ एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ कायस्थ या मिश्रित जातियां, यानी जो लिखा पढ़ी करने वाले जो थे वो कायस्थ इस दौरान होने लगे। स्त्रियों को शिक्षा दी जाती थी। हमने देखा था कुमार देवी का सिक्कों पर भी चित्र मिला है। इसका मतलब महिलाओं की स्थिति ठीक थी। पर्दा प्रथा की अभी शुरुआत। आज का ये हमने गुप्त काल पूरा पढ़ लिया है। अब एक राजा हर्ष के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश, इसके राजा हर्षवर्धन एक बहुत महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। आप नक्शा देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस पूरे उत्तर भारत में इनका शासन रहा था। समय देख लीजिए आप, ये गुप्त काल के बाद का समय है, 612 से 647 ईस्वी। हर्ष एक विद्वान थे। इन्होंने 3 किताबें भी लिखी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। अब हर्ष के बारे में हमें कैसा पता चलता है कि हर्ष की जीवनी लिखी है बाणभट्ट ने, हर्षचरित।
तो उसके बारे में कि हर्ष ने क्या क्या किया, ये बाण पट्टन लिखी हर्षचरित, तो वो हमें ध्यान होना चाहिए। अब बच्चों दो बातें आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुनना। हर्ष की राजधानी थी थानेश्वर या कन्नौज। कन्नौज ये है, गंगा नदी की घाटी में स्थित है। कन्नौज को लेकर ही आगे त्रिकोणीय संघर्ष होगा, क्योंकि कन्नौज इस समय बहुत महत्वपूर्ण नगर बन गया है। तो हर्ष की राजधानी पहले थानेश्वर होती है, फिर जब हर्ष का साम्राज्य जब बड़ा हो जाता है तो उसको राजधानी को कन्नौज ले जाते हैं। जिस प्रकार चीनी यात्री फैयान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, मैंने यहाँ जानबूझ के फैयान लिखा है आपको याद दिलाने के लिए, इसी प्रकार हर्षवर्धन के समय भी आया था, उसका ह से ह। हर्षवर्धन के समय आया हुएन सांग और फैयान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब एक बात, आखिरी बात कि ये महाराज राजा हर्षवर्धन दक्षिण भारत में क्यों नहीं गए? इनका राज्य आप देखिए बिल्कुल नर्मदा के नीचे नहीं है, दक्षिण भारत में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चालुक्य राजा पुलिकेशिन द्वितीय ने इनको हरा दिया था, इसलिए ये वहां नहीं जा पाए। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर रहा, आपने इस प्यार से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे त्रिकोणीय संघर्ष, और वो तीनों में होगा, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट में। तब तक के लिए आप नक्शा बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।